हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 20 तक। और आज हम देखने वाले हैं 21 से, ठीक है, 21 से 40 तक, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि लड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक, ठीक है। 100 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग, आपका भी फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे देख लेते हैं क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अगर 1 से 20 तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, देखिए आवेश जो होता है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है, रूपांतरित होता है। इसी को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो लिखिएगा, आप लोग लिखना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्रह्मांड में कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। और लिखिएगा आवेश को ना तो उत्पादन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स के साथ इसमें लिखे हैं और वहाँ पे जो है वो सिर्फ बोले थे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा 21 नंबर हो गया, हम 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर कह रहा है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें, ठीक है। आप लोगों को दो नहीं देगा, कहेगा आवेश, विद्युत आवेश के मौलिक गुणों को लिखे। तो मौलिक गुण, जब भी गुण कहेगा लिखने के लिए, दो गुण कहता है तो दो ही गुण लिखिएगा, अगर गुण सिर्फ कहता है तो कम से कम 3 जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दो गुण कह रहा है तो 2 या 3 लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। 2 लिखिएगा फिर भी, 3 लिखिएगा फिर भी फुल मार्क्स, ठीक है। तो विद्युत आवेश, तो आवेश के बारे में अभी तुरंत पढ़े। तो आवेश क्या होता है कि संरक्षित रहता है, ठीक है। 1 नंबर यही हो गया। अब 2 नंबर देखिए, आवेश, इस आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ठीक है। क्वांटीकरण होता है, क्वांटमीकरण कहो या क्वांटीकरण करो, ठीक है। 3 नंबर में लिखिएगा आवेश समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है भामर धारा से आप क्या समझते हैं। भामर धारा से आप क्या समझते हैं। चलिए लिखिए, कह रहा है किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, ठीक है। किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उसमें प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भामर धारा कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, बूस्टर के नियम को लिखें। बूस्टर का नियम ये ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इतना भी अगर लिख देते हैं तो 1 नंबर दे देगा। ये परिभाषा नहीं भी लिखेंगे या फिर इसे परिभाषा नहीं लिख के सिर्फ अगर आप ये फार्मूला लिख देते हैं बूस्टर के नियम का तो 1 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। अगर ये परिभाषा भी लिख देते हैं तो 2 नंबर फिक्स है, ओके। तो चलिए परिभाषा देखते हैं बूस्टर का नियम का। इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के बराबर होते हैं। ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तों को लिखें। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। इस टाइप से भी हो सकता है। तो देख लीजिए, आवश्यक शर्त 3 को लिखिएगा। 1 नंबर में लिखिए प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होना चाहिए। और 2 नंबर में प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होनी चाहिए। और 3 नंबर में दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफ़ी करीब होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों जरूर लिखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड, ठीक है, कह रहा है एक विशेष प्रकार से डोपिक पीएन संधि डायोड जो भांजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है उसे जेनर डायोड कहते हैं या फिर जेनर डायोड कहलाता है, ठीक है। हो जाएगा इतना, यहाँ पर गलती मिस्टेक से लिखा गया आता है, कहलाता है।
ठीक है, जरूर लिख दीजिएगा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया 2012-17, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्योम तरंगे क्या है, ठीक है, थोड़ा सा जूम, हाँ, व्योम तरंग, ठीक है। तो लिखिए इसमें व्योम तरंगे क्या है, किसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। वैसे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, व्योम तरंगे कहलाती है। वैसे रेडियो तरंग जो पृथ्वी के आयन मंडल द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, उसे व्योम तरंगे कहते हैं या फिर व्योम तरंगे कहलाते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन करें आकाशीय तरंगे क्या है, ठीक है। व्योम तरंगे ज़्यादा पूछा जाता है, आकाशीय तरंगे बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हम दोनों ही इसमें दिए हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को ही आकाशीय तरंगे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से दे देगा, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दे देगा आकाशीय तरंगे, ऑप्शन बी में देगा व्योम तरंगे, इसी तरह 4 ऑप्शन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर परिभाषा याद रहेगा, तो आप सही टिक लगाइएगा, लिखिएगा आकाशीय तरंगे में उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को ही आकाशीय तरंगे कहते हैं। चलिए अब है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पोल्टियर प्रभाव क्या है। तो इसमें लिखिएगा यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उस संधि पर क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है। इसी को क्या कहेंगे, पोल्टियर प्रभाव। चलिए अब है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। देख लेते हैं। खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है क्योंकि खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि इस टाइप से भी ले सकते हैं या फिर जिस टाइप से बोले थे उस टाइप से भी लिख सकते हैं। लिखिएगा खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होती है, ठीक है। अतः लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो आप लोग देखे होंगे क्या, किसमें, स्टेशन पर देखे होंगे, जब भी रेलगाड़ी आती है तो वहाँ पर लाल कलर का बत्ती बढ़ता है, ठीक है, और ट्रेन रुक जाती है। लाल झंडा दिखाने के लिए बोला जाता है। तो क्या होता है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो सबसे अधिक होता है, दूर से भी दिखाई दे देता है, ठीक है। तो इतना लिख दे, ये तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर थोड़ा सा और, हाँ 31 नंबर कह रहा है एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। पी टाइप अर्धचालक हम बता भी दिए हैं और इसमें हम एन टाइप अर्धचालक बताएंगे, ठीक है। जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक वाहक होल्स होते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं 32 नंबर। देख लीजिए 32 नंबर कह रहा है पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। लिखिएगा जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजिक अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए, एन टाइप में क्या हो जाएगा, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। पंच संयोजी अगर अशुद्धि मिलाया जाएगा तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा, ठीक ना। अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाएगा तो क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा,
ठीक है। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स तथा अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एन टाइप का ठीक उल्टा ये है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 23 नंबर। ये 23 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि हर साल पूछा जाता है, MVVI। इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं, इसको छोड़िएगा भी नहीं, ठीक है। जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे ही अवस्था को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आप एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। सेम वही लिखा गया है, जब कोई पी टाइप अर्धचालक का परिभाषा को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, यानी कि ये दोनों का परिभाषा याद रहेगा तो आप जरूर लिख दीजिएगा इसको, तो वैसे ही अवस्था को पीएन जंक्शन डायोड यानी कि पीएन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है। देखिए पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, पीएन संधि डायोड की क्रिया समझाएं। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक है ना, एन प्रकार और पी प्रकार, मतलब वही हो गया, उसका परिभाषा लिख दीजिएगा और पीएन संधि डायोड और ये लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 34 नंबर कह रहा है प्रकाश उत्सर्जन डायोड से आप क्या समझते हैं, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। तो इसको लिखिए, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड जिसमें अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है, उसे ही प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर कह रहा है कूलम के नियम की सीमा को लिखें। कूलम के नियम की सीमा ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, VVI है बहुत। तो 3 को लिखिएगा, यह एक प्रयोग का नियम है, दूसरा यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, और तीसरा 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों नियम याद कर लीजिए, हम तो कहेंगे कि लिखते जाइए। अब देखिए एनालॉग 36 नंबर, एनालॉग संकेत से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा, समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत तरंगे को ही एनालॉग संकेत कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 37 नंबर देख लीजिए, कह रहा है डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है, एनालॉग या फिर डिजिटल संकेत, ये दोनों में से कोई एक फिक्स है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, इसीलिए हम दोनों दिए हैं। लिखिएगा, डाटा तथा सूचना को किसी अंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है। अब देखिए कहीं कहीं पर द्विधारी संख्या भी पूछा जाएगा, जैसे कि 15 का द्विधारी संख्या कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेगा डिजिटल संकेत में डाटा तथा सूचना को किसी अंकिक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विधारी संख्या 0 तथा 1 होता है, जहां 0 वोल्टेज को तथा 1 कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है, ओके। देखिए चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन करें, तरंगाग्र को परिभाषित करें। ये VVI है, मोस्ट VVI, ठीक है। तो लिखिएगा, किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी कोनों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है, किसी माध्यम में समान कला में
कंपन कर रहे सभी कोणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। चलिए अब देखिए 39 नंबर, अन्योन प्रेरण या फिर स्वप्रेरण। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक पूछा जाता है और कभी कभी दोनों पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए अन्योन प्रेरण। ठीक है, जब किसी कुंडल से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को, देखिए जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए लास्ट 40 नंबर, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी।